हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? नहीं। या गुड आफ्टरनून। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला देख लिया था स्किन डेप्थ का। ठीक है। अच्छा, एयर मीडियम के लिए स्किन डेप्थ कितनी होती है, कौन बताएगा? हेलो एरी, किसी को नहीं पता क्या? कल ही तो बताया है। राहुल आप बताइए। राहुल, किसी को नहीं पता? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है सर। हाँ तो बताओ ना मुझे, कितना होता है एयर मीडियम के लिए स्किन डेप्थ कितना होता है? नहीं पता? सर एयर मीडियम के लिए, हाँ एयर मीडियम के लिए। सर एयर मीडियम के लिए तो सेम रहता है ना। नहीं 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 नहीं, आप और कौन? जीरो। एयर मीडियम के लिए कितनी रहेगी स्किन डेप्थ? सोच के बताओ। फिर स्किन डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो सर कितना होता है? एप्सिलॉन वो ई नॉट। पाई एफ, पाई एफ म्यू और सिग्मा। सिग्मा कितना रहता है एयर मीडिया के लिए? सर वन। हाँ वाह, कौन रहता है? किन जीरो रहता है? कंडक्टिविटी एयर मीडियम की कितनी रहती है? अरे मेरी बात सुनो यार। तो एक कंडक्टर होता है, ठीक है, जो अपन घर में यूज करते हैं, वायर। ठीक है, उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होती है, जब उसकी कंडक्टिविटी रहती है, कॉपर की कंडक्टिविटी कितनी रहती है? सिग्मा इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू की पावर समथिंग रहती है। 6 ये 7 रहती है, इतनी रहती है कंडक्टिविटी कॉपर की। ओके, तब जाके आपका करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में। यस और नो? हाँ सर। अच्छा, आपके एयर में भी करंट फ्लो होता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी जीरो रहती है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, एयर में। नहीं तो अभी तक तो बहुत सारी चीजें हो जाती, बिना वायर के आप एयर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर देते। ठीक है, तो एयर की कंडक्टिविटी कितनी है? जीरो। पुट करो जीरो को यहाँ पे, स्किन डेप्थ कितनी आती है? इनफाइनाइट। दैट्स ऑल। स्किन डेप्थ फॉर योर सो कॉल्ड एयर वो कितनी है? इन्फिनिटी है। यानी कि जो आपकी वेव ट्रेवल करेगी इन एयर मीडिया, वो कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। नाउ ओके, ये कल डिस्कस कर लिया था अपनों ने। और ये कॉपर है, तो उन्होंने टेबल एक जनरेट की हुई। ठीक है, एक और रेजिस्टेंस और बता देता हूँ मैं। ठीक है, स्किन डेप्थ इज यूजफुल कैलकुलेटिंग एसी रेजिस्टेंस ड्यू टू स्किन इफेक्ट। द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस, दैट इज आरडीसी। आरडीसी रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है? देखो मैं बता देता हूँ। ओम्स लॉ जो यूज करते हो ना आप, ओम्स लॉ। हाँ सर। या तो ओम्स लॉ में आपका एक कंडक्टर रहता है, ठीक है, एक वायर रहता है, नॉर्मली वायरिंग सर्किट रहता है इस प्रकार का, तो वो भी कंडक्टर रहता है। आप उस कंडक्टर से एक रेजिस्टेंस जोड़ते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे बैटरी लगा देते हो। एक्चुअली जो वायर रहता है वो कंडक्टर के अलावा कुछ भी नहीं रहता है ना। तो अब जो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो वो किस प्रकार से दी जाती है? V बराबर आई आर। ठीक है, जहाँ पे आर जो रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? एक कंडक्टर की इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, ये कंडक्टर बनाया, ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर, और बैटरी लगा दी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड दी कंडक्टर, तो वो फ्लो होंगे। लेकिन जैसे ही फ्लो होंगे, लेकिन क्या कहते हैं उसकी, जिसकी कंडक्टिविटी फाइनाइट है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी फाइनाइट है, नॉट इनफाइनाइट। ओके,
तो उसके कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है इनसाइड द कंडक्टर वो टकराते हैं दूसरे एटम से, तो उसके कारण हीट जनरेट होती है। क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो वो हीट के कारण क्या पिक्चर में आता है, वो हीट जिसके कारण आ रही है ना उस रेजिस्टेंस के आ रही है, इसलिए अपन इस कंडक्टर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मॉडल करते हैं। तो दिस इज नोन एज आर रेजिस्टेंस, आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा। तो जो आर की जो वैल्यू होती है ना वो कैसे दी जाती है, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द लेंथ एल, और cross sectional area, this is the cross sectional area surface is okay, so which is given by multiplication with L upon S। और चूंकि जो कंडक्टिविटी रहती है वो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल में रहती है, इसलिए दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पुट करो, जैसे आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पुट करने पे क्या होगा, L, Sir, L upon sigma yes, S. sigma S। so this is the DC resistance actually. Why DC resistance? Because we are putting the battery, DC battery, that's why we are calculate the DC resistance of any conductor, of the conductor of copper भी बोल सकते हो, एल्यूमिनियम भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर के लिए भी डीसी रेजिस्टेंस यही होता है, एक डीसी रेजिस्टेंस होता है, दूसरा एसी रेजिस्टेंस होता है। तो एसी रेजिस्टेंस को कैसे पिक्चर में लेकर आते हैं, एसी रेजिस्टेंस में जो आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर डीसी रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको एसी रेजिस्टेंस लाना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो इन टर्म्स ऑफ स्किन डेप्थ रहता है। किस टर्म में रहता है, स्किन डेप्थ में रहता है। क्योंकि देखो आपका एसी रेजिस्टेंस में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो कितनी रहती है, जल्दी बताओ, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, अरे बोलो 50 कितनी, 50 hertz. अरे यार डीसी की बात कर रहा हूँ। सर डीसी में 0 रहती है, यस 0 हर्ट्ज रहती है, डीसी में 0 रहती है सर। यस यस बिल्कुल करेक्ट। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है डीसी, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर। नाउ अब देखो, अब आप जब इस यहाँ पे एसी सोर्स यूज करोगे, क्या करोगे, एसी सोर्स यानी इसकी 50 हर्ट्ज कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दोगे, यस और नो, दिस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपनों ने दी, तब उस स्थिति में इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, नो मोर दिस, ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहेगा फॉर एसी के लिए। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो रेजिस्टेंस दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, आर एसी से दिया जाता है। क्लियर है, दिस इज योर आर एसी। नाउ अब देखो, एक होता है सरफेस रेजिस्टेंस भी होता है, लेट मी सी, दिस इज योर एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एसी रेजिस्टेंस। ओके, तो और एक और होता है आपका स्किन रेजिस्टेंस और सरफेस रेजिस्टेंस। क्योंकि जैसे ही जब पिक्चर में आपका एसी करंट आता है ना, क्या आता है, एसी करंट, तो उसमें इनसाइड जो रहती है कंडक्टर के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, आई जीरो रहता है एक्चुअली। जैसे ही आप इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करोगे ना, तो इनसाइड द कंडक्टर यानी कि जो इंटरनल पार्ट है, इसकी कोर जो है, इस कोर में करंट फ्लो नहीं होता है। कहाँ होता है, सरफेस में करंट फ्लो होता है। कहाँ होता है, सरफेस में करंट फ्लो होता है। ओके, आपने अपने घर में जो वायरिंग होती है सबने देखी है ना, बोलो, अरे बोलो यार, यस। तो वो एक सिंगल कंडक्टर ना होते हुए बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, याद है, ऐसे बहुत सारे वायर निकले रहते हैं उसमें। ठीक है, बारीक 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 बारीक, ऐसे आप कह सकते हैं ओकेशनली का जैसे। ठीक है, तो ऐसा क्यों यूज करते हैं, वो इसके कारण यूज करते हैं। नहीं तो अपन एक सिंगल कंडक्टर भी यूज कर सकते थे, बोलो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो इनसाइड द कंडक्टर कोर में जो है, कोर की जो कंडक्टर की जो कोर है उसमें कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होता है। तो यानी कि तो वेस्टेज है इतना, बोलो वेस्टेज है कि नहीं है, यस सर। तो करंट केवल यहाँ पे सरफेस पे फ्लो हो रहा था, ओनली सरफेस पे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हम लोग को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इससे कंडक्टर की लेंथ सॉरी साइज भी रिड्यूस हो गई, और कम 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 साइज में अपनों ने बहुत सारे कंडक्टर्स निकाल दिए, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे ही केवल करंट फ्लो होता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ से बहुत सारे वायर्स लेते हैं।
rather than using a single conductor, क्योंकि जो करंट रहता है वो करंट केवल सरफेस पे ही फ्लो होता है. That's why we are calculating the first surface resistance RS. Okay, so this RS is given in terms of सिग्मा और डेल्टा स्किन डेप्थ. स्किन डेप्थ के टर्म में ही दिया जाता है. एक तो सिग्मा हो जाएगा इसकी कंडक्टिविटी और दिस इज योर स्किन डेप्थ जो पहले से अपन कैलकुलेट कर चुके. नाउ यहाँ पे अपनों ने पहले तो कंडक्टर का जो है, ये जो कंडक्टर था सिंगल कंडक्टर, तो सिंगल कंडक्टर का सरफेस रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जो कितना आया है दिस, इसके बराबर आया आर एस इक्वल टू 1 / सिग्मा इंटू डेल. डेल क्या है स्किन डेप्थ. क्लियर है. अब यहाँ पे अपनों ने एसी रेजिस्टेंस जब इसका कैलकुलेट करना है तो एसी रेजिस्टेंस इन टर्म्स में कैसे होगा, आर एसी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया हुआ अभी इन्होंने आर एसी इन टर्म्स ऑफ एल बाय डब्ल्यू. अब यहाँ पे क्या लेते हैं, दिस इज योर रेजिस्टेंस आर ए सरफेस रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कंडक्टर विथ विड्थ. तो ये फॉर्मूला रहता है आरएसी का. देखो एल बाय डब्ल्यू क्या है जल्दी बताओ, दोनों लेंथ है एल, ये भी लेंथ ये भी मीटर में दी जाती है, ये भी मीटर में दी जाती है, तो मीटर से मीटर कट गया तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है. और इसका मतलब आरएस क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसका जो ओम में दिया जाता है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज ए आरएसी रेजिस्टेंस इन ओम. यहाँ पे सिर्फ ये रेशियो का ही मल्टीप्लिकेशन होता है इन टर्म्स ऑफ एसी रेजिस्टेंस. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. अब यहाँ पे एक चीज और देख लो आप कि जो कंडक्टर रहता है जो विड्थ है डब्ल्यू क्या चीज है, डब्ल्यू को बोलते हैं सरफेस एरिया. डेल इंटू डब्ल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं, जिसको स्किन डेप्थ है तो स्किन डेप्थ के लिए तो ये रेडियस हो जाएगी, जैसे ये कंडक्टर है तो यहाँ पे स्किन डेप्थ को ऐसे दिया जाएगा. और डब्ल्यू क्या होगा इसका, एक लेंथ हो जाएगी, दिस इज योर लेंथ और दिस इज योर सो कॉल्ड रेडियस, डब्ल्यू भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये एरिया बन जाएगा. ओके, तो इस टर्म में आपको ये एसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. फर्दर आप चाहो तो इन दोनों का रेशियो ले सकते हो और इनमें रिलेशन ड्राइव कर सकते हो. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया कि इसका जो करंट रहता है वो केवल सरफेस पे ही फ्लो होता है. इसलिए जो कंडक्टर का इनसाइड जो रहता है वो होलो रहता है, आइदर होलो करते हैं या फिर उसमें बहुत सारे वायर्स निकाल देते हैं इस प्रकार से, सो दैट अपना जो मटेरियल है बच जाए, मटेरियल की बचत वेस्टेज ना हो. ठीक है, तो इसके अंदर सर आपके पास अपने कोई नोट्स पढ़े में बने हुए, मतलब जिसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखोगी, बुक तो बहुत बड़ी है सर पढ़ने के लिए. हाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक्चुअली मेरे पास गेट का ही नोट्स पड़ा हुआ है. ओके, ठीक है सर. जो टॉपिक उसमें मिल जाएंगे ना तो आप उसमें से पढ़ लेना. ओके, ठीक है सर. ठीक है सर. ऑल्दो इसमें बुक बड़ी है लेकिन आपको केवल टॉपिक वाइज ही देखना है ना. आपका सिलेबस देखो और सिलेबस में जहाँ पे टॉपिक है वो टॉपिक आप डायरेक्टली देख लो और उसी को पढ़ लो. एक तरीका ये भी, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, आप भी ऐसे ही पढ़ लो, और बाकी मेरे नोट्स है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा. ओके ओके. और मैं जो पढ़ा रहा था आप इसी के भी नोट्स बना सकते थे, कोई इशू नहीं है, पर आपने किसी ने बनाए नहीं होंगे आई थिंक, है ना. चलो कोई बात सर वो बहुत फटाफट हो जाता है. हाँ चलो ठीक है कोई बात, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान रखना, बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दम वाली बात नहीं. नाउ दिस रेजिस्टेंस इज यूनिट विड्थ और यूनिट लेंथ of the conductor, it is equivalent to the DC resistance for the unit length of the conductor having cross sectional area 1 into del. यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, this is unit length, और del का मतलब एरिया, तो ये दिस इज टोटल एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हो आप इसको. ओके, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई. अब देखो स्किन डेप्थ इन कॉपर में कैसे दी जाती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्किन डेप्थ डिफरेंट होती है. अब जैसे 10 अगर आपने 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखी है तो उसकी स्किन डेप्थ कितनी हो जाएगी, 20.8 mm. दिख रहा है आपको, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम 0.35 mm भी होती है, माइक्रो में भी चली जाती है, डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है. तो सिमिलरली इन्होंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट किया है. एक 60 हर्ट्ज पे जो अपनी क्या कहते हैं, अपनी लाइन जो आती है, क्या कहते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 60 हर्ट्ज, या अमेरिका में जापान 60 हर्ट्ज लेते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो उसके लिए स्किन डेप्थ कितनी 8.6 mm में है ना, mm में, ये ध्यान रखना है आपको. और जो कंडक्टिविटी ली है वो कितनी ली है, 5.8 × 10⁻⁷ साइमन पर मीटर, और म्यू बराबर कितना है, म्यू नॉट. और आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली ले सकते हो कैलकुलेट क्या कहते हैं इसको, फॉर ओनली कॉपर के लिए.
क्योंकि अपनों ने यहाँ डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू रख दी है, क्योंकि जो जो कांस्टेंट है वो सारी वैल्यू यहाँ पे रख के उसके बाद अपनों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया 16.66.1 अंडर रूट ऑफ f डिवाइड बाय इन mm। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 10 की पावर 10 गीगाहर्ट्ज है, सॉरी 10 की पावर 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए इसकी डेप्थ देखो कितनी mm में भी और साथ में 6.6 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि बहुत ही पतली शीट होगी, नैनोमीटर में जा रही है आई थिंक, है ना, क्योंकि 4 है, 4 में फिर वापस 10 की पावर -3 करोगे तो लगभग 660 नैनोमीटर के समथिंग आएगी। तो इतनी पतली शीट इनफ है आपके कंडक्टर के लिए। तो स्किन डेप्थ जो रहती है कुछ नहीं करती है कि आपका जो कंडक्टर है उसका थिकनेस को वो रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट करती है इनसाइड द कंडक्टर वो केवल इसी यहीं तक ही प्रोपोगेट करती है, उसके बाद प्रोपोगेट नहीं करती, उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। ओके, तो यही आपको ध्यान रखना है। और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप देख ही लिया आप लोगों ने कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे नाउ। तो और क्या इसमें बचा रह गया, बाकी तो हो ही गया। अब यहाँ पे एक ये टेबल है अल्फा बीटा गामा के लिए, तो एक मीडियम था लोसी मीडियम जो अपने देख लिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें सिग्मा भी रहता है, एप्सिलॉन भी रहता है, म्यू भी रहता है, तीनों की वैल्यू रहती है। तो आप तीनों के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज अ वेरी जनरलाइज फॉर्मूला। फॉर लॉसलेस मीडियम के लिए अटेन्यूएशन कांस्टेंट कितना हो जाता है 0, सेम एज ए फ्री स्पेस के लिए भी कितना हो जाता है 0। और फॉर कंडक्टर के लिए अपने निकाला है ये इतनी क्वांटिटी जो स्किन डेप्थ की भी बराबर होती है अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सिमिलरली फॉर बीटा फेज कांस्टेंट एंड ईटा यानी इंट्रिंसिक इंपेडेंस, तो ये सारी क्वांटिटी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो फॉर डिफरेंट मीडिया। क्लियर हो गया, मैन यही है, बस आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, दैट्स ऑल, इसमें ही आपका काम हो जाएगा। और मेन है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो वो आपको इन टर्म्स में लिख देना ताकि आपको पूरा ही प्लान वेव जो है इन प्रोपोगेशन इन डिफरेंट मीडिया, तो ये इस प्रकार की इक्वेशन लिख देना और वहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू मेंशन कर देना कि कितना है, तो आपका उस मीडियम में क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आएगा उसको अकॉर्डिंग आप बना के लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो फर्दर जो क्वेश्चन है वो क्या है, लाइक क्वेश्चन है दिया उन्होंने, क्या दिया है, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक फॉर विच बीटा दिया है, इंट्रिंसिक इंपेडेंस दिया है, म्यू आर दिया है और एच फील्ड कंपोनेंट दिया है। अब यहाँ पे एच फील्ड के भी 2 कंपोनेंट दिए, तो कैलकुलेट क्या करना है, एप्सिलॉन आर ओमेगा और ई। अच्छा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कितने कंपोनेंट है बोलो, सर एक ही है, अरे देखो ना यहाँ पे नहीं दो है सर। यस 2 है, तो अगर 2 कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितने कंपोनेंट होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए सर। यस 2 ही होने चाहिए। तो आपको एक तरीका बता दूंगा जो डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक या इससे डायरेक्टली दूसरा कंपोनेंट फाइंड आउट कर लोगे। तो कुछ नहीं करना है, ये तो आपको जो कि तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एप्सिलॉन आर ओमेगा करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना है। मैं ये एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन परफॉर्म करना है, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो दिख रहा है ना डेल क्रॉस सेट निकालने की मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि किसे आपको निकालना है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन का ही इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन ही आपको याद रखनी है मेन। तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ लास्ट। ओके, तो एच फील्ड कितनी दी हुई है उन्होंने, एच इज इक्वल टू 0.1 cos of ओमेगा टी माइनस जेड प्लस ये केप एक्स डायरेक्शन में आई थिंक केप एक्स प्लस, और दूसरा है 0.5 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ जेड, और ये केप वाई दिया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो ई फाइंड आउट करना है, एक ईटा क्या फाइंड आउट करना है करो, ओमेगा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, फ्रीक्वेंसी, और सेकंड वन एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। अच्छा बीटा की वैल्यू बताओ, बीटा कितना होगा इसमें देख के, हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करना है आपको, बीटा बराबर कितना होगा, और वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, यस यस बिल्कुल बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, सर जेड डायरेक्शन में। यस यहाँ से देखो
प्लस में के फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? बैकवर्ड नहीं सर, फॉरवर्ड है। कौन सी है? फॉरवर्ड। यस, फॉरवर्ड वेव है। ओके, तो यहाँ से साइन से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अ फॉरवर्ड वेव, इसका बीटा 1 है और ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। नाउ अपनों को फाइंड आउट करना है क्या? फर्स्ट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर फाइंड आउट करने के लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है? देखो, वेलोसिटी जो रहती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। यस और नो? यस सर। या हाँ सर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सी की वैल्यू कितनी है दे रखी है इन्होंने? 3 इंटू 10⁸ ये हमेशा रहती है। अब यू जो रहता है, यू को अपनों कैसे लिख सकते हैं टर्म्स में? जल्दी बताओ। बीटा अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाय बीटा। यस और नो? तो वही आपको यहाँ पे रखना है, ओमेगा बाय बीटा। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें तो अपने पास आ गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बीटा बराबर डायरेक्टली 1 है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? यहाँ पे रख दिया मैंने ओमेगा, तो यू 3 इंटू 10⁸ अंडर रूट म्यू आर की वैल्यू उन्होंने 1 दी हुई है, तो एप्सिलॉन आर ही रह जाएगा, केवल एप्सिलॉन आर रह जाएगा, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होगी तो एप्सिलॉन आर भी फाइंड आउट हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई अपने, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? दूसरी इक्वेशन के लिए अपनों को उन्होंने क्या दिया है? ईटा बराबर 60 पाई दिया है, चूंकि लॉसलेस मीडिया है। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है? जल्दी बताओ, बोलो यार। लॉसलेस है, क्या बोल रहे हैं सर? लॉसलेस मीडिया है ना, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, तो उसके लिए ईटा बराबर हाँ कितना सर। होता है? इंट्रिंसिक इंपीडेंस कितना होता है? मैंने ड्राइव किया था 120 पाई म्यू आर एप्सिलॉन आर बटे यस एप्सिलॉन सर। आर। यस, और आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। अब म्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई उन्होंने? यहाँ देखो 1 दी हुई है ना, तो 1 पुट करो। 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? ईटा, ईटा इज इक्वल टू दिस इज क्वांटिटी इज 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ओके, इनटू 120 पाई दिस क्वांटिटी। नाउ अब ईटा बराबर भी दिया हुआ है उन्होंने, ईटा कितना दिया हुआ है? 60 पाई। दिख गया आपको इंट्रिंसिक इंपीडेंस? यस सर। क्या पुट करो 60 पाई यहाँ पे, 60 पाई। अब काटो इससे, कितनी बार कटेगा? 2 बार, 2 टाइम। 2 टाइम्स। तो अब मुझे बताओ, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 बटे में 1/2 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर। यस यस, सर। तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई? एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यस सर। यस, एप्सिलॉन आर बराबर 4 आ गया। अब ये क्वांटिटी जो है अंडर रूट एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁸ विच इज इक्वल टू 1.5, सॉरी 150 लिख रहा हूँ, है ना, 100 को ले रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, और इसको 10⁶ को मैं लिख रहा हूँ मेगा में। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से एम में लिखना है ना। तो दिस इज योर 150 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली अपनों ने, एप्सिलॉन आर भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस प्रकार से आपको रिलेशन से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा, सिग्मा बराबर 0 है फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए, अल्फा 0 होगा। ओके, फिर बीटा बराबर यहाँ से कंपैरिजन करने पे 1 पता चल गया। तो इस प्रकार से अपन ये फॉर्मूला ड्राइव, लेकिन अपन तो डायरेक्टली ड्राइव किया हुआ है, तो अपन डायरेक्टली लिख देंगे। फर्दर मोर यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट कर दिया है कि 1.5, सॉरी यहाँ पे रेडियन पर हर्ट्ज में नहीं आएगा, रेडियन पर आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। एक्चुअली ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं ना अपन, दैट्स व्हाई। ओके, तो यहाँ पे आपको यूनिट का खास ख्याल रखना है। ओके, तो ये इसका ध्यान रख लेना बस, है ना। हर्ट्ज में बोले तो क्या करना है? 1/2 पाई का डिवाइड कर देना, तो हर्ट्ज में आ जाएगी। नाउ अब क्या कैलकुलेट करना है अपनों को? अब देखो उन्होंने 2 मेथड दी हुई है। आवाज कट गई बीच में आपकी। हाँ सॉरी, अभी भी कट रही है क्या? नहीं सर, अब ठीक है। ओके ओके, 1 मिनट रुको, मुझे चार्ज लगाना शायद इसीलिए कट रही है। 1 मिनट, है ना।
कट रही है क्या? हेलो, नहीं सर। ओके, लेट्स नाउ। अब इन्होंने दो मेथड दी हुई है किसको निकालने के लिए, ई फील्ड को निकालने के लिए, क्योंकि दो क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट कर चुके हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के दो कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कितने होंगे, दो ही कंपोनेंट होंगे। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है इन दोनों को, एक तो डायरेक्शन से, दूसरा दूसरा तरीका मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो फर्स्ट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर लो। वो टेक्निक थोड़ी सी इजी पड़ती है, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ। ओके, ये मैं हटा रहा हूँ। सर अभी भी कट रही है, बीच में फिर से भी चली गई थी। हाँ, अब भी कट रही है क्या? अब तो नहीं कट रही है ना? नहीं सर अब ठीक है। अरे एक्चुअली क्या कॉल आ रहा होगा ना, तो इसकी वजह से कट जाता है। ये कितना दिया पापा था, 0.1 दिया हुआ एक है बार को फोन करो, मकानी का फोन आ रहा है। क्या? दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ओके, अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ई फील्ड। ओके, तो ई फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसके दो कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट उठा लो H1। ठीक है, H1 का डायरेक्शन क्या है, एक एपेक्स में। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए भी हमेशा ध्यान रखना, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो H1 एक E1 रहेगा, दूसरा E2 रहेगा। तो पहले E1 करस्पॉन्डिंग करेगा इसको और E2 करस्पॉन्डिंग करेगा इसको। ठीक है, तो दोनों को करस्पॉन्ड करके आपको इसको सोल्व करना है। देखो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, H1 और H2 को लिया है और फिर इसके E1 और E2 को करस्पॉन्ड किया है, और फर्दर इन्होंने दोनों को कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिए। ओके, तो सिमिलरली आपको भी कैलकुलेट करना है एज इट इज। तो पहले क्या करेंगे, अपन H1 को लेंगे, इस वाले को ले लेते हैं, फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H0 लिख देता हूँ इसको, 0.1 को। ठीक है, 0.1। अब मुझे बताओ E01 कितना होगा, जल्दी बोलो। P01 को कैसे लिखते हैं, याद है ना, H01 इंटू ईटा। ईटा बराबर दिया हुआ है उसने, कितना दिया है ईटा, ईटा की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है उसने, ये 60 पाई दी है, तो आपको भी 60 पाई ही यहाँ पे थ्रू आउट द क्वेश्चन यूज करना है। तो बस 60 पाई रखो, दिस इज योर 60 पाई इंटू ईटा। ईटा कितना, 0.1 दिया है, तो इससे कटेगा तो कितना बचेगा, 6 पाई ओनली। दिस इज योर 6 पाई विच इज इक्वल टू 0E01। ओके, तो इसका करस्पॉन्डिंग अपनों ने E01 कंपोनेंट निकाल लिया, तो ई फील्ड का E1 कंपोनेंट आ रहा है भैया पिक्चर में। ओके, तो ये हो जाएगा 6 पाई। अब चूंकि ये जो करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, कोस को, तो कोस एज इट इज रहेगा, ओमेगा टी भी ऐसे रहेगा और माइनस जेड भी एज इट इज रहेगा। अब डायरेक्शन का आता है पिक्चर में, तो माइनस एक एपेक्स, क्या कौन सी डायरेक्शन है, प्लस एक एपेक्स की डायरेक्शन दे रखी है ना, प्लस एक एपेक्स की डायरेक्शन दे रखी है एच फील्ड की। अब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको डायरेक्शन का, याद है क्या होता है, जो प्रोपगेशन डायरेक्शन रहती है, यस सर, रो बराबर ई इंटू यस, एच। ई इंटू एच रहती है। अब देखो प्रोपगेशन की डायरेक्शन तो जेड है, जेड। एच की डायरेक्शन कितनी है, एक्स है, एक्स। एक ई। वाई। अब बताओ ई की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सर ये नेगेटिव में, नेगेटिव, यस नेगेटिव। नेगेटिव वाई। ओके, समझ में आ गया आपको, यस हाँ। दैट्स ऑल। तो माइनस एक के वाई डायरेक्शन रहेगी किसकी, तो डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ आगे, और दिस इज योर माइनस ऑफ ए के वाई। क्लियर हो गया। अभी एक कंपोनेंट यस फाइंड सर। आउट किया अपनों ने, करस्पॉन्डिंग है ना, अब दूसरा कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, दूसरे के लिए अपन अलग से फिर ट्राई करते हैं। ओके, एक कंपोनेंट तो ये रहा। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं थोड़ा अच्छी तरीके से, एक के वाई। नाउ अब सेकंड कंपोनेंट के लिए देखो, दिस इज 0.5 H, 02 कितना दिया है इसने, 0.5। अगेन वही अपन को ट्रिक लगानी है, E02 कैलकुलेट करने के लिए अगेन H02 मल्टीप्लीकेशन विद ईटा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ईटा की वैल्यू अगेन कितनी लेनी है 60 पाई, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा 5 30, तो ये हो जाएगा 30 पाई। यस और नो, यस हाँ सर। सर।
यस, ये 35 हो गया। फर्दर पुट करो। अब इसके लिए अपन को यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 35। उसके बाद क्या है, साइन दिख रहा है ना, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड है, माइनस बीटा जेड, और डायरेक्टली जेटी लिखना है अपने को, है ना। और कौन सी डायरेक्शन दी है एच की, एच की डायरेक्शन है एक वाई डायरेक्शन। ओके, आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, ई की, तो अपन अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रो इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। पॉजिटिव एक्स होगा सर। यस यस यस, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स, तो ये पॉजिटिव एक्स। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? तो ऐसे इट इज आपको फाइंड आउट करना है। हाँ तो यहाँ पे इसको थोड़ा सही तरीके से लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है मैंने। तो एक कंपोनेंट जो अपने निकाला वो 6 पाई था, यही आया था, और दूसरा 30 पाई हाँ समथिंग आया था। ठीक है, तो बस इससे आप एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ फर्दर आप दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक ये है कि भैया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप डेल क्रॉस मैक्सवेल इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। डेल क्रॉस इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी का, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो जो कंपोनेंट दिए यहाँ पे मेंशन करना, कर्ल इक्वेशन लगाना, कर्ल कैलकुलेट करना, उसके बाद इसको उसमें पुट करना, पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करना, और करने के बाद जो वैल्यू है वो दोनों की दोनों पुट करके फिर आपको आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। ओके यस सर। ओके, समझ में आ गया। एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में हाँ सर। मैंने मेंशन नहीं किया था ना, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कर लिया है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है तो वहाँ पे भी नेगेटिव साइन रहेगा, जिससे अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? बाकी पूरा प्रोसीजर सेम, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ओके यस सर। यस, तो यहाँ पे भी इनका भी साइन अपने प्लस में ही आ रहा है। ठीक है, ये दोनों फील्ड कंपोनेंट जो आ रहे हैं वो प्लस में ही आ रहे हैं। एक 30 पाई है और दूसरा कितना है 6 पाई, तो वही है, तो इनको फर्दर इन्होंने कैलकुलेट कर लिया तो उतना ही आ रहा है। समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करना है? जी इंपॉर्टेंट यस यही है सर। बस कि आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी कर लिया, फर्दर आप ये क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। अनदर नॉन मैग्नेटिक मीडिया। अच्छा ये बताओ, ये वेव कौन सी अटेन्यूएटेड वेव है, ये अटेन्यूएटेड है कि क्या है, इसमें कौन सा फैक्टर की कमी है, जल्दी बताओ। कौन से, मतलब ये लॉसी मीडियम में चल रही है कि लॉसलेस मीडियम में चल रही है? वेव को देखते ही आपको आना चाहिए, बताओ कौन से मीडियम में चल रही लॉसलेस में चल रही है। है। यस, लॉसलेस में। व्हाई? क्योंकि ई की पावर माइनस अल्फा जेड वाला टर्म इसमें नहीं, वन है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज ये लॉसलेस मीडियम में चल रही है। और अभी जो क्वेश्चन किया वो भी लॉसलेस मीडियम का ही था, पता है ना, क्योंकि ई की पावर माइनस अल्फा जेड वाला टर्म ही नहीं था, उन्होंने हाँ सर। मेंशन भी किया था लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की टर्म्स कहाँ रहती है और कहाँ आने से क्या हो जाता है। नाउ अब क्या बचा रह गया भैया इसमें फर्दर, ये क्वेश्चन आप बाकी आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे ना, तो देखा देखा आप कर सकते हो। लॉस टेंजेंट का भी उतना ही महत्व है। हाँ एक क्वेश्चन था, मैं बता रहा था आपको कि अगर यूनिफॉर्म प्लान वेव प्रोपोगेटिंग इन मीडियम हैज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है, और इफ द मीडियम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय दिस क्वांटिटीज, तो यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा बीटा एच। अब देखो यहाँ पे सिग्मा कितना दिया है उन्होंने, 3। ओके, जी सिग्मा की वैल्यू बहुत कम है, और जो फ्रीक्वेंसी है 10 टू की पावर 8 है। यस, और आपको कैलकुलेट क्या हाँ करना है, मीडियम बताओ कि ये मीडियम लॉसी है या फिर लॉसलेस है। ऑल्दो ये लॉसी मीडियम है, पर अपनों को इस लॉसलेस मीडियम में भी कौन सा, लॉसी मीडियम में भी दो चीजें हो जाती है। देखो, एक परफेक्ट कंडक्टर होता है और दूसरा गुड कंडक्टर होता है, सॉरी, परफेक्ट कंडक्टर होता है, दूसरा लॉसी मीडियम होता है। ठीक है, तो लॉसी मीडियम में भी सिग्मा रहता है, और आपका गुड कंडक्टर में भी सिग्मा रहता है, पर वो इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग करता है, पता है ना आपको। हाँ तो यहाँ पे मीडियम आपको मेंशन करना है कि कौन सा है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वेदर द मीडियम इज लॉसी, डाइलेक्ट्रिक और गुड कंडक्टर। क्लियर है? जी सर। या तो आपको ये कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना बाय यूजिंग लॉस टेंजेंट। मैंने बताया आपको किसी भी मीडियम को आइडेंटिफाई करने का के तरीका एक ही है, आपको लॉस टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने डिफाइन कर दिया कि जो मीडियम है वो लॉसी मीडियम है या फिर परफेक्ट कंडक्टर है, तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो सिग्मा है, कंडक्टिविटी कितनी है 3, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है,
तो जो मीडियम है ना वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो उन्होंने लिखा है शोइंग दैट द मीडियम में बी रिगार्डेड एज अ गुड कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी वो हाई है। फर्दर एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए तो सही रहेगा। तो इन्होंने क्या दिया भैया, चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं इसके साथ भी, 2 मिनट है अपने पास, मीटिंग एंड हो जाएगी। आप लोग को क्या चाहिए, लॉस टेंजेंट कैलकुलेट करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू किसी भी मीडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का यूज करना है आपको। तो सिग्मा की वैल्यू तो उन्होंने दी हुई कितनी, 3 दी हुई है, यहाँ पे मेंशन भी हुई है, ठीक है 3 दिया हुआ है। ओमेगा ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 पाई, आपको फ्रीक्वेंसी पूरी लिखनी है और इंटू 10 टू की पावर डायरेक्टली एक्चुअली 10 टू की पावर 80 दिया हुआ है ना। चलिए तो फिर 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी 10 टू की पावर 8 और एप्सिलॉन आर कितना दिया है उसने, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है उसने म्यू आर दिया है। ध्यान रखना आपको म्यू आर की वैल्यू दी है, यानी कि मैग्नेटिक मीडियम है ना। तो एप्सिलॉन आर कितना है 1 है, तो आपको 1 ही रखना है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 इंटू एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा 1/36 पाई, 1/36 पाई इंटू 10 टू की पावर -9। यस और नो? हाँ सर। Yes, या sir. अब इसको इस वैल्यू को कैलकुलेट करो तो 1/36 पाई तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 पाई, और ये कटेगा इससे कितनी बार, एक बार। तो एक 10 ऊपर भी चल जाएगा, एक नीचे 10 बच जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है या तो बड़ी होनी चाहिए एक से या फिर छोटी होनी चाहिए एक से। अगर ये बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 से बड़ी होना। ओके ध्यान रखना 100 से बड़ी होना और 100 से ही छोटी होना। जब ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी तो ये परफेक्ट कंडक्टर कहलाएगा, अदरवाइज दिस इज लॉसी मटेरियल। क्लियर हो गया? जी सर। या अब इसको कैलकुलेट करने पे कितना आता है, कोई बताओगे मुझे? इसमें 95 या डायरेक्ट कैलकुलेट कर रखा है 33, ये आ रहा है 3393। ओके तो दिस क्वांटिटी किससे बड़ी है, जल्दी बताओ, 100 से बड़ी है? नहीं सर। अरे बिल्कुल बोलो ना यार, 100 से तो बड़ी है। Yes, sir. और ये एक से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या है, ये कंडक्टर कौन सा है, ये जो मीडियम है कौन सा है, परफेक्ट कंडक्टर और गुड कंडक्टर। क्लियर हो गया? यस सर। अगर सोचो अगर ये क्वांटिटी केवल 93 आती, उस केस में क्या होता, दिस इज लेस देन 100, इसका मतलब लेस यस देन सर।